रहे थे, वो तो लगता है कि फॉर्म भरने का तरीका बता रहे थे। हम पूछे थे हाँ, कि वही समझ में नहीं आ कॉन्ट्रैक्टर। रहा है क्या बोल रहे हैं। वो थोड़ा सा चेंज कर दिए थे क्वेश्चन ही। चलिए इसके बारे में हम बताते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन समझिए, फीलिंग द टेंडर बाय कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर को ही भरना है टेंडर, लेकिन उससे पहले कौन कौन सा पॉइंट उसको दिमाग में रखना है, यानी ऑब्जर्व करना है और समझिए कि उसके दिमाग में कौन कौन सा पॉइंट रहना चाहिए। तो उसके लिए कुछ जनरल गाइडलाइंस है, वो है। तो पहले देख लीजिए कि उतना 5 पॉइंट पे हम लिखे हैं। सबसे पहले हुआ ना कि केयरफुल स्टडी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट। कॉन्ट्रैक्ट के डॉक्यूमेंट को वो केयरफुल स्टडी करे, ये पहला पॉइंट हुआ। ये गाइडलाइंस सारे हैं। फिर हुआ कि विजिट द साइट। बहुत सारा केस में उसको साइट विजिट करना पड़ सकता है कॉन्ट्रैक्टर को, ताकि एक्चुअल में उसको कुछ पता चल सके कि साइट पे क्या है। कभी कभी होता है ना कि रोड बनाना पड़ता है, ये सब। जी जी। तो हाँ हाँ, साइट के पास पहुंचने में कुछ दिक्कत होता होगा इस कारण से। फिर अनरेमुनेरेटिव वर्क हुआ, अनरिमुनेरेटिव वर्क। ठीक है, उसका कैलकुलेशन के लिए जाना पड़ता है। अनरिमुनेरेटिव वर्क जैसे कि समझ लीजिए कि उसका स्टोर बनाना है टेम्पोररी, ठीक है, ऑफिस बनाना है। अप्रोच रोड जो बताए थे उसमें साइट विजिट करेगा तभी ना पता चलेगा कि अप्रोच रोड बनाना भी है या नहीं। वाटर सप्लाई और पावर कनेक्शन से रिलेटेड चीज भी है। फिर उसको टाइम ऑफ कंप्लीशन भी उसी से पता चल जाता है। ऐसे तो टेंडर नोटिस में लिखा रहता है ये क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ कंप्लीशन। लेकिन उसको साइट विजिट या फिर उसके दिमाग में रहना चाहिए कि कब उसका टाइम ऑफ कंप्लीशन है। ठीक है, फिर है फाइनल एस्टिमेट फॉर टेंडर व्यू, उसको पता होना चाहिए। तो ये सब गाइडलाइंस था। अब इसके बारे में डिटेल से बताओ कोई। केयरफुल स्टडी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट के बारे में बताइए। अरे अनुज जो बता रहा था ना वो सर वाला है, मैथ्स वाला। नहीं, तो ये जो हुआ ना, जो हम बता रहे हैं वो आपका कॉन्ट्रैक्टर ऋतु के। वाला है। रीतु वाला है, एक्चुअली में सिर्फ रीतु नहीं कह सकते। मैंने सब मैच किया है और वो अनुज वाला सर का था। अरे देखो, हम बता रहे हैं प्रोसीजर ऑफ सबमिटिंग फील्ड, ये फील्ड इन टेंडर डॉक्यूमेंट है ना, उसमें आएगा ना वो पार्ट ए पार्ट बी जो भी था इनवेलप वाला मैटर, वो उसमें आना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा ठीक है, कोई बताएगा तो बताओ इसको, कॉन्ट्रैक्ट आप डॉक्यूमेंट में क्या क्या निम, आएगा। अच्छा ठीक है, बताते हैं। केयरफुल स्टडी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट कहने का मतलब ये हुआ ना कि पहले तो टेंडर के जितने भी डॉक्यूमेंट है उसको क्लियरली मतलब केयरफुली वो पढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद है कि डॉक्यूमेंट शुड बी कंसिस्ट ऑफ। तो डॉक्यूमेंट में क्या क्या आ सकता है, चलिए ऊपर ऊपर बात करते हैं। तो उसमें ड्राइंग्स आएगा, स्पेसिफिकेशन आएगा, और जो जो कंडीशन है ना टेंडर का वो आएगा। ठीक है, तो इसको कॉन्ट्रैक्टर को ठीक से पढ़ लेना चाहिए। और चूंकि आगे हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही कि कोई छेड़खानी भी नहीं करना है, जो है कंडीशन लिखा हुआ वही कंडीशन चलेगा। उसमें अपना कुछ राइटिंग वगैरह नहीं करेगा। ठीक है, विजिट टू साइट वर्क। साइट वर्क इसका मतलब ऐसे ही समझिए ना कि साइट पे जाएगा तभी ना उसको बहुत सारा आइडिया मिलेगा वहाँ पे। जैसे कि बहुत सारा केस में सॉइल भी शायद चेक करता है वो, कि देखता है कि फाउंडेशन सही है या नहीं, इसके लिए। ठीक है, वो तो बात का बात है। तो या देखो, फिर हाँ क्या बोल। मटेरियल मटेरियल लोकली अवेलेबल है या नहीं, या फिर हाँ 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 बिल्कुल, मार्केट एरिया भी देख लेता या है। लेबर लेबर भी। लेबर 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 का, फिर वो हम्म। वाटर डेप्थ ऑफ वाटर टेबल, ये सब। हाँ फिर बिल्कुल। ट्रांसपोर्टेशन वगैरह भी हो सकता है। हाँ ये सब पॉइंट्स है। तो आफ्टर केयरफुल स्टडी ऑफ ड्राइंग स्पेसिफिकेशन ईटीसी, यानी कहने मतलब कि फर्स्ट वो तो स्टडी करेगा ड्राइंग वगैरह को ही। उसके बाद जो है ना, द कॉन्ट्रैक्टर विजिट द साइट एंड फॉरकास्ट द कंडीशन। कहने मतलब कि एक अंदाजा लगाया कि क्या कंडीशन है साइट पे जा करके, और किसके अंतर्गत उसको काम करना है, कैसा माहौल है, इस तरह का चीज उसको पता चल जाता है। क्या और भी चीज पता चलता है कि साइट विजिट करेगा तभी ना उसको पता चलेगा कि प्राइस पे क्या असर इसका आ सकता है, यानी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है उस पे कुछ चेंजिंग भी आएगा कि नहीं, इस तरह का बात हुआ। फिर है कि कॉन्ट्रैक्टर भी, अच्छा हाँ, बहुत सारा इंफॉर्मेशन उसको साइट विजिट से पता चलता है। जैसे कि ठीक है, जो जो बात बताएं वही सब लिखा हुआ है कि लोकल अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, लोकली मटेरियल अवेलेबल है या नहीं, और उसका प्रेजेंट मार्केट रेट क्या है। ठीक है, ये बात पता चलता है। फिर है कि लोकल अवेलेबिलिटी ऑफ, मतलब ये लोकल में कितना लेबर्स मिलेगा, उसका वेजेस कितना है। ठीक है, ऐसे तो लिखा हुआ रहता है कि लेबर का शेड्यूल ऑफ रेट में शायद तक का लिखा हुआ रहता है कि कितना कितना रेट है, लेकिन वो तो शायद सरकारी लेबर का चार्ज है। लेकिन लोकल लेबर ज़्यादा भी चार्ज कर सकता है, कम भी कर सकता है। और उसी हिसाब से देखेगा कि कितना लेबर और मंगाना है कि नहीं मंगाना है उसको दूर से, दूसरे जगह से।
टाइप ऑफ सॉइल हो गया, सॉइल का टाइप देखा है वो, डेप्थ ऑफ वाटर टेबल, ठीक है। एक्सेस ऑफ साइट, वही बात है कि रोड उसको बनाने का जरूरत है या नहीं, तो साइट पे कितना जल्दी एक्सेसिबल है या नहीं। फिर एबिलिटी ऑफ साइट, दोनों एक ही बात है। सोर्स ऑफ वाटर एंड इट्स कोर्स, अब क्या है कि कंस्ट्रक्शन में तो वाटर का जरूरत पड़ता ही है, तो वही वो चेक करेगा कि भाई वाटर हमको मिल सकता है आसानी से या फिर टैंकर वगैरह से मंगवाना पड़ेगा। तो ये सब साइट विजिट से ही उसको पता चलता है, और उसका कॉस्ट भी। फिर अनरेमुनरेटिव वर्क्स, बोलो अमन तुम इसके बारे में। अनरिमुनरेटिव वर्क्स, हम्म। हम भी सोच सकते हैं, बोलो जल्दी। अरे सो नहीं रहे हैं तो पीडीएफ पढ़ रहे थे, हम पढ़े उड़े हैं नहीं सब। The contractor works out of the probable cost of unremunerative works such as construction of approach road, construction of temporary office, store work। मतलब कि ये है ना कि अनरिम्यूनरेटिव वर्क में वो आएगा जो मतलब वर्क से रिलेटेड नहीं है लेकिन उसको बनाना जरूरी है, जैसे कि अगर ऑफिस नहीं बनाएंगे या स्टोर शेड नहीं बनाएंगे, फिर वाटर सप्लाई के लिए कनेक्शन नहीं लगाएंगे, अप्रोच रोड नहीं बनाएंगे, तो यही सब के लिए मतलब जो चार्ज है वही हुआ अनरिम्यूनरेटिव वर्क्स के अंदर आएगा। अच्छा ठीक। अनरिम्यूनरेटिव वर्क का ये हिंदी भी लिखा हुआ है, जो जिससे कोई प्रॉफिट नहीं होता है वैसा वर्क। तो मतलब हाँ कॉन्ट्रैक्टर को ये सबसे प्रॉफिट नहीं होगा ना। हाँ सही है। और लास्ट है फाइनल एस्टिमेट फॉर टेंडर। अबे This उसके depends on type of tender. After taking all the factors into account, he will arrive at final figure of item। हाँ तो वही है फाइनल एस्टिमेट, मतलब सब स्टडी कर लेगा तो उसको पता चल ही जाएगा फाइनल कितना आ रहा है भाई ये। हाँ, और उसी हिसाब से अपना प्रॉफिट वगैरह उसमें ऐड करेगा। हाँ। चलो ठीक है, उसके पहले टाइम ऑफ कंप्लीशन था, उसके बारे में थोड़ा तुमको बोलना चाहिए था। द कॉन्ट्रैक्टर हमको वर्क्स, अनरिमरेटिव बोले थे भाई। अच्छा अनरिमरेटिव हुआ तो टाइम ऑफ कंप्लीशन के बारे में एक ही दो लाइन तो है। द कॉन्ट्रैक्टर वर्क्स आउट द प्रोबेबल टाइम पीरियड रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग द वर्क, ठीक है। जो गवर्नमेंट या मतलब डिपार्टमेंट या ओनर का जो टाइम दिया हुआ है, उसे उसको कंपेरिजन कर मतलब कर लेगा, वो साइट विजिट करेगा तो उसको पता चल जाएगा। दिस हेल्प्स हिम टू कैलकुलेटिंग द इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, ठीक है। तो उसी हिसाब से इस्टेब्लिशमेंट अपना करेगा। मान लो कि टाइम ज़्यादा दे दिया तो इस्टेब्लिशमेंट कम करेगा, और टाइम अगर कम दिया है तो पता चल जाएगा ना कि कितना उसको फास्ट काम करना है उस एरिया में। यानी कि हाँ ये सब वही टाइम है। ऑफ कर करण का सही हुआ माइक। भाई इसमें रख करण कुछ देंगे क्वेश्चन पूछ रहे बाकी हैं जी। करण, इसमें कुछ पॉइंट्स ऐड उड करोगे तो करो, क्या कि हम तो शॉर्ट में लिखे हैं ये सब। एक लाइन ये था ना टाइम ऑफ कंप्लीशन में, मतलब टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग पता चल जाए कि मेरे पास प्रोबेबल कितना स्टाफ का जरूरत है। तो हाँ अगर ये बात, टाइम कम हाँ है हाँ तो हाँ हाँ। स्टाफ ज्यादा जरूरत होगा, और कम है तो मतलब ज्यादा है तो कम से यूज हो जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट वाला जो था ना, हाँ सही बता रहे हो, वर्कर को उसमें भी ऐड कर और सकते पॉइंट हैं। इसमें हो सकता है कि जो भी आप फैक्टर्स बताए हैं उसको ध्यान में रखते हुए जो कॉन्ट्रैक्टर है ये पता कर लेगा कि उस पे उसको कितना ओवरहेड चार्ज लगेगा और कितना उसको प्रॉफिट प्रोपोर्शनली ऐड करना चाहिए। हाँ, फाइनल एस्टिमेट वाला में बता रहे हो ना। हाँ हाँ ठीक अच्छा, है। ये सब जो है शेड्यूल ऑफ रेट होता है, जो कि दो दो भाग में डिवाइड है, शेड्यूल ए और शेड्यूल बी। तो शेड्यूल ए जो आता है उसमें तो जो डिपार्टमेंट देता है चार्ज की किससे कितना होना चाहिए, वो रेट रहता है। और ये सब जो हम लोग भरेंगे टाइम ऑफ कंप्लीशन या फिर वेज का रेट, मतलब कितना होगा उसका पैसा वगैरह, तो वो सब हम लोग शेड्यूल बी में करते हैं। कैसे करते हैं इसको? एक होता है ना बिल ऑफ प्रोजेक्ट, कुछ डिवाइड है, शेड्यूल ऑफ रेट को दो भाग में डिवाइड किया गया है। नहीं, परसेंटेज वाला लिखना रहता है, उस केस में रहता है रेट लिखा हुआ रहता है डिपार्टमेंट का अलग, और उसमें नहीं, सिर्फ फीलिंग नहीं, इसी में है शायद। इसको उधर से डिपार्टमेंट जो है, डिपार्टमेंट भेजता है शेड्यूल ए में अपना वो अपना रेट भेजता है सारा का, और ये जो फिलिंग जो होता है वो शेड्यूल बी में होता है शायद इसी एक्चुअल में। में 3 शेड्यूल होते हैं, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी। शेड्यूल ए में क्या होता है कि मतलब जो भी डिटेल्स है, भी कॉन्ट्रैक्ट, जो भी डिपार्टमेंट जो मटेरियल्स देगी वो शेड्यूल ए में मेंशन किया जाता है। बाकी जो बिल ऑफ क्वांटिटीज है शेड्यूल बी में मेंशन किया जाता है, और शेड्यूल सी में जो भी मशीनरीज टूल्स ये सब है मतलब वो शेड्यूल सी में मेंशन किया जाता है। और शेड्यूल बी और शेड्यूल सी दोनों साथ ही में जमा होता है।
वो तो सारा डॉक्यूमेंट्स है, तो सारा डॉक्यूमेंट्स एक ही साथ जमा करेंगे। अच्छा, इसमें टाइम ऑफ कंप्लीशन मतलब कि कॉन्ट्रैक्टर खुद नहीं भरता है, वो सिर्फ अंदाजा लगाता है साइट विजिट करके। वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता है उसमें। वो सिर्फ अपना वही प्रॉफिट वगैरह कितना लेना है, वो साइट विजिट ही सब मतलब कि गाइडलाइन से यही उसको पता चला कि उसको प्रॉफिट कितना लेना है, किस अच्छा, पर्पज से कमेंट लेना बॉक्स में क्वेश्चन लिखे तो उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। है। रुक के नहीं देखे मैं चैट। कैन यू टेल मी द डिसएडवांटेज ऑफ विजिटिंग साइट बाय कॉन्ट्रैक्टर फ्रॉम डिपार्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। डिपार्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, डिपार्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मतलब? ये नहीं कुछ हम बताओ, तो सही बताओ। बताओ बताओ करण, मेरा नेटवर्क चला गया था थोड़ा सा। हाँ, हम बोल रहे हैं कि मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर पहले ही चाहकर साइट पे सारा चीज देख लिया, ठीक है, देख लिया, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन साइट पर देखने के बाद कभी कभी जो मटेरियल का मतलब उसको पता लग जाता है कि कितना काम करना है, तो कितना काम करना है तो सारा का डीएसआर के से रिलेटेड मतलब ऊपर नीचे कॉस्ट करके शेड्यूल बी में भर देता है और उसी से अनबैलेंस टेंडर फॉर्म कर देता है। तो ये जो है एक अनबैलेंस टेंडर का भी एक कॉज हो सकता है। तो ये डिपार्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक तरह का क्या बोल सकते हैं, एक मतलब डिमेरिट ही है। हाँ, टेंडर अनबैलेंस होने का चांस तो है। क्या है कि वो जो देख लेगा, सही बताया तुम कि काम देख लेगा कि किस हिसाब से जो काम मतलब कि ज्यादा करना है उसका रेट वो क्या कर देगा, ज्यादा दे देगा और लगेगा उसको कि ये काम हो ही नहीं सकता है। लेकिन टेंडर में मेंशन है वो काम, तो उसका रेट वो क्या कर देगा, बहुत कम रख देगा। इस कारण से उसका पूरा का पूरा ओवरऑल अगर देखा जाए एस्टिमेटेड कॉस्ट तो कम ही ना बैठेगा। तो ठीक है, अनबैलेंस का तो चांस है यहाँ पे। चलो सही है। प्रोसीजर ऑफ सबमिटिंग फील्ड इन टेंडर डॉक्यूमेंट बताइए अनुज भाई, जो आप बता रहे हैं तो वही है ये हेलो। पहले ओवरऑल बता देते हैं। हाँ बताइए। जैसे इसमें ये बिड सिस्टम में जनरली फिल होता है, एक टेक्निकल बिड होता है, एक फाइनेंशियल बिड होता है। तो टेक्निकल बिड में जो शेड्यूल ऑफ रेट तो फाइनेंशियल बिड में होते हैं। टेक्निकल बिड में स्पेसिफिकेशन, ड्राइंग, फिर कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन जो होते हैं वो होते हैं। फिर ये जो शेड्यूल ऑफ रेट है, फिर जो मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर अपना लेबर रखा हुआ है तो उसका रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट तो उसमें जाता है, लेकिन वो जो अपने लेबर को कितना चार्ज देता है, कितना वेज देता है, ये सब फाइनेंशियल बिड में रहता है। ठीक है, हाँ हूँ बोलते जाइएगा। हेलो। अरे ठीक बोलो है, यार बोलिए। कोई। बोलिए दीपक जी, आप लोग दोनों मिलिए तो हम थोड़ा पीडीएफ ढूंढ रहे हैं सर वाला। ठीक है, बोलिए अनुज पाठक। ठीक है। जनरली कॉन्ट्रैक्टर फिल्स द टेंडर एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन इन नोटिस इनवाइटिंग टेंडर। ठीक है, नाउ अडेज मोस्टली टेंडर आर इन्वाइटेड इन 2 बिड सिस्टम, टेक्निकल बिड एंड फाइनेंशियल बिड। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है जी। कि हाँ, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर में जो जो मतलब दिया हुआ रहता है उसी के आधार पर भरा जाता है टेंडर ये कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा। फिर ये जनरली 2 बिड सिस्टम में नाउअडेज ये भरा जाता है, टेक्निकल बिड और फाइनेंशियल बिड। बिफोर फिलिंग द टेंडर द कॉन्ट्रैक्टर शुड स्टडी, जो ये कुंदन जी ऐसा बताए थे कि ये स्पेसिफिकेशन, ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन का अच्छा से केयरफुली स्टडी करना चाहिए। ठीक है, तो 5 पॉइंट बताया जनरली ना, हाँ वो जो जो भी बता दिए कुंदन थे जी वही 5 चीज है। पॉइंट बताए। हाँ, जनरली कॉन्ट्रैक्टर यूज 3 इन्वेलप्स, 2 मीडियम साइज इन्वेलप, जो बोल रहे थे शुरू में कि 2 मीडियम साइज इन्वेलप और 1 लार्ज साइज इन्वेलप यूज करता है। बट समटाइम्स कॉन्ट्रैक्टर यूज 4 इन्वेलप, एक होता है स्मॉल साइज, 2 मिडियम साइज का होता है और एक बहुत बड़ा साइज का होता है। इसमें पहला होता है मीडियम साइज इन्वेलप, जिसको इन्वेलप नंबर 1 कहा जाता है। ये टोटली टेक्निकल डॉक्यूमेंट होता है, टेक्निकल बिड वाला इसी में आता है। ठीक है, जो
इन केस ऑफ 4 envelope a small envelope containing earnest money is kept। ये सर लिखे हैं जो समझ में नहीं आया दीपक जी। देखिए इसमें क्या था ना कि हाँ अगर 4 इन्वेलप होता है तो जो सबसे हाँ स्मॉलेस्ट इन्वेलप है इन्वेलप नंबर 1, उसमें अर्नेस्ट मनी रख दीजिए। सेकंड में आपका टेक्निकल बिड रख दीजिए। थर्ड में फाइनेंशियल बिड रख दीजिए। और फोर्थ जो आपका लार्ज इन्वेलप होगी। हाँ, जिसमें सबको भरा जाता है। ठीक है। इसमें और लिखा हुआ है कि अदर डॉक्यूमेंट्स विच आर केप्ट इन इन्वेलप नंबर 1 आर फॉलोइंग, यानी और कौन कौन इन्वेलप नंबर 1 में रखा जाता है। तो कवरिंग लेटर जो टेंडर के पास है, फिर कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो कि वो बनवाया है, फिर लेटेस्ट इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो हाल ही में इनकम टैक्स भरा है उसका सर्टिफिकेट, फिर बैंक सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट, मतलब कि वो दिवालिया या मतलब और कुछ उसके पास मतलब पैसा है ना, ऐसा नहीं ना है। ये शायद बैंक से भी कुछ बैंक गारंटी भी लगता है देता है इसमें। हाँ, मैनेजर का शायद ट्रांजेक्शन हाँ वैसा लगता है, हाँ बताया कि था यहाँ पे। हाँ वो सर बताए थे कि कुछ हिस्ट्री मैनेजर दे देता है कि हाँ ये ट्रांजैक्शन मतलब करते हैं अच्छा खासा। फिर पैन आधार इस सब का फोटोकॉपी होता है। फिर लेबर लाइसेंस सर्टिफिकेट होता है जो फिर होता है जो मतलब पहले जो कॉन्ट्रैक्ट इस बार जो कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है उसका नेचर ऑफ वर्क जो है वो मान लीजिए वो कॉन्ट्रैक्टर पहले भी कर चुका है वैसा ही काम, तो उसका सर्टिफिकेट कि हाँ वो कितना दिन में कंप्लीट किया है, कैसे कंप्लीट किया है, ये सब ये इसका भी एक कॉपी उसको अटैच करना है इन्वेलप नंबर 1 में। फिर डिटेल्स ऑफ टूल्स एंड प्लांट्स इसका, फिर उसका परचेज एंड रिसिप्ट और उसका कंडीशन कि हाँ कैसा है। फिर जो टेक्निकल स्टाफ और नॉन टेक्निकल स्टाफ है उसके पास उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। अगर जो कॉन्ट्रैक्टर अगर पार्टनरशिप फर्म में है तो उसको पार्टनरशिप डीड का एक फोटोकॉपी चाहिए, उसी में लगाना इन्वेलप नंबर 1 में। ठीक है। एनी अदर डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड एज पर एनआईटी, जो कि एनआईटी के नोटिस इनवाइटिंग टेंडर में और जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो इन्वेलप नंबर 1 में आते हैं, इसीलिए इन्वेलप नंबर 1 को टेक्निकल बिड कहा जाता है। ठीक है। ऑल डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड बाय कॉन्ट्रैक्टर शुड बी सेल्फ सेल्फ क्या लिखा हुआ है अटेस्टेड और साइन, मतलब कि कहने का मतलब है कि भले ही पावर ऑफ अटर्नी कोई आओ के बना दिया है लेकिन साइन उसी का रहना चाहिए, इसका मतलब यही ना है कुंदन जी। नहीं, क्या लाइन क्या बोले आप? देखिए लाइन जैसे कि मान लीजिए हम कॉन्ट्रैक्टर हैं, हम अपना पावर ऑफ अटर्नी कुछ दिन के लिए हम कहीं जा रहे हैं आपको दे दिए हैं, लेकिन फिर भी जब कॉन्ट्रैक्ट आप ले रहे हैं किसी डिपार्टमेंट का तो उस पर साइन तो ओवरऑल मतलब कि आखिरकार मेरा ही ना होना चाहिए, आपका हाँ नहीं हाँ, ना। जो हेड कॉन्ट्रैक्टर उसी का होगा। हाँ वही। फिर है इन्वेलप नंबर 2, अब ये कोई और बोल दीजिए, बहुत लंबा हो रहा है। एक्चुअली में मेरा इन्वेलप नंबर 2 में ये सब बात हम लिखे हैं जो अभी आप बता रहे थे। ये भी सही बोल रहे हैं। इन्वेलप 2 में है नंबर ये 1 सब। में इन्वेलप नंबर 1 में जो 2 है में ना है। अर्नेस्ट मनी हाँ सिर्फ लिखा हुआ है अरे मेरा। पता है जो आप इन्वेलप लिखे नंबर हैं ना 2 वो में 4 उसको एनवेलप वाला फाइनेंशियल लिखे बिड हैं। बोला जाता है। हेलो, करण को बोलने दे। करण क्या बोल रहे हैं, बोली करण। एक्चुअली में जो आप लिखे हैं वो इन्वेलप नंबर 4 इन्वेलप वाला लिखे हैं, तो 1 और 2 को मिला के इन्वेलप नंबर 1 बना दीजिए आप, तब आपका सही रहेगा। अच्छा ओ, ये बात है। हाँ तो ठीक है, और अच्छा क्या अगला आप अब बोल दीजिए। इन्वेलप नंबर 3 में देखो सिंपल सा चीज हम लिखे हैं ना सिर्फ कि दिस इन्वेलप शैल कंटेन द प्राइस टेंडर फॉर्म विल बी सिग्नेचर ऑफ टेंडरर। इन्वेलप नंबर 3 में सिर्फ यही रहेगा, मतलब एक डॉक्यूमेंट रहेगा जिसमें टेंडर का सिग्नेचर रहेगा, बस यही है। क्या लिखे हो करण? ये मतलब सर हेलो का क्या सुनिए लिखा ना, हुआ है? सुनिए हाँ ना, सर वाला लिखा हुआ है जो हम बोल रहे हैं। हाँ, बोलिए। इन्वेलप नंबर 1 में जो टेक्निकल सर्टिफिकेट्स जो रिक्वायर्ड थे वो इन्वेलप नंबर 1 में रखा था है। फिर इन्वेलप नंबर 2 में जो बिल ऑफ क्वांटिटी है, जो शेड्यूल ऑफ रेट है, जो मतलब वो कितना वेज देता है लेबर को, ये सब इन्वेलप नंबर 2 में रखा जाता है। और फिर दोनों को अच्छा सील करके दोनों को इन्वेलप नंबर 3 में रखा जाता है, फिर उसको भी अच्छा से सील कर दिया जाता है ताकि आगे स्पीड पोस्ट किया जा सके। अच्छा अच्छा, ठीक है, क्या ये इन्वेलप लगता है नंबर। कि पेज बताना सही रहेगा? बिल ऑफ क्वांटिटीज जब भी हम बनाते हैं तो सारा आइटम का रेट जोड़कर ही हम पहले बिल ऑफ क्वांटिटीज बनाते हैं, तो वेज एक्स्ट्रा बोलना क्या सही रहेगा? कहाँ ना पे ना ये वेज, तो कौन है। सा वेज? छोड़ यार, इन्वेलप नंबर 4 हम पहले बता देते हैं। इन्वेलप नंबर 4 सबसे बड़ा वाला इन्वेलप है, उसमें 1 2 3 सबको एकदम ये कर देना है, सील करके पैक कर देना है। ठीक है, प्रॉपरली सील्ड होना चाहिए वो। अच्छा, इंडोर्स्ड का नहीं मतलब क्या हुआ? इंडोर्स्ड का मतलब सील से रिलेटेड क्या है? इंडोर्स्ड भी होना चाहिए वो, प्रॉपरली सील्ड और इंडोर्स्ड। नहीं पता किसी को?
अच्छा, उसमें टेंडर का नाम और प्रोजेक्ट का ये अरे बारे मतलब में। चिपका हुआ रहना चाहिए, और कहीं इंडोर्स ऑन द वेबसाइट, फिर वही लिखा हुआ टेंडर का नाम, ये तो चिपका हुआ रहता है। अच्छा, कहने का मतलब है कि क्या था यार, थ्री इडियट में जैसे कि चिपकाया था यार, सील मार के। हाँ एग्जैक्टली। हाँ वही वाला। वही वाला। अच्छा लेकिन ये बोल रहे थे ना कि इनवेलप नंबर 4 में मत घुसो यार, सर 3 वो लिखवाए हैं, तीनों फॉलो करो। अरे यार, तो अच्छा, इन्वेलप तो नंबर बोल रहे 3 थे कि समझो जब ना। भी ऑब्जेक्टिव में खोलेगा ना, तीन मतलब तीन मारना है, और बाकी हाँ का अगर तीन ऑप्शन आ रहा है तो चार। वो क्या हाँ बोला ठीक। यार, तेरा आवाज ही नहीं आ रहा, फिर से बोल। ऑब्जेक्टिव में सर बोले थे कि अगर तीन ही डेवलप है तो तीन मारो, नहीं तो चार। जनरली तीन ही फॉलो होता है। अच्छा ठीक है। अच्छा। ठीक है तो इसीलिए शायद चलो। सर का नोट्स वाला 3 इनवेलेबल नहीं है। हाँ तो मतलब मान तीन लो कि वाला जो हम इन्वेलप नंबर 4 बोले ना, वो 3 में ही है। ठीक है। तो क्या करना ना है कि उस ये सब काम अगर हो गया, प्रॉपरली सील वगैरह हो गया, तो उस इन्वेलप को, यानी बड़ा वाला इन्वेलप को डिपॉजिट कर देना है, या समझो कि मेल कर दो, या फिर रजिस्टर्ड एड्रेस पे जहाँ भेजना है वहाँ भेज दो, बिफोर डेट ऑफ कंप्लीशन या डेट एंड टाइम के पहले ही। ठीक है, ये काम खत्म हो गया। अब अगला है प्रोसीजर ऑफ ओपनिंग टेंडर। बताओ, मेरा तो थोड़ा सा अलग लिखा हुआ है, इन्वेलप 4 तक लिखा हुआ है मेरा। अमन, शुरू कर। स्क्रूटनी ऑफ टेंडर हम बताएंगे। अरे पढ़ के बताओ ना। बोलते हैं और करो को और। पढ़ के क्या बोलना है, कुछ तो आइडिया होगा कि टेंडर जब खुलता है तो उसका नोटिस पहले ही चल जाता है कि भाई खुल रहा है उस दिन। अपने आइडिया से बोलनी है तो तुम लोग भी कंफ्यूज हो जाएगा। अच्छा ठीक है। आफ्टर रिसीविंग ऑल द, अच्छा ये तो प्रोसीजर था। हाँ यही है। आफ्टर रिसीविंग ऑल द टेंडर ऑन और बिफोर शेड्यूल डेट एंड टाइम, a committee is formed for opening the tender. The outer envelope should be opened in office in presence of all contractor on scheduled date and time. एक शेड्यूल डेट कर दिया जाता है, जिसी दिन जितना टेंडर का मतलब आया है सब खुलेगा। The authority opening the tender shall prepare a list of contractor or their representative who are present and their signature are taken of their present, मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर का रिप्रेजेंटेटिव है उसके मतलब रहने पर ही टेंडर को खोला जाता है। आफ्टर और साइन लिया जाता है। आफ्टर साइन ऑफ अथॉरिटी कमिटी ऑन other in outer envelope of all contractor, the outer envelope shall be open. After this envelope number 1 technical bid shall be open. If earnest money is not deposit at prescribed, then tender is to return to the concerned contractor. और अगर अर्नेस्ट मनी नहीं निकला तो वहां पर जो उसका कॉन्ट्रैक्टर होगा वहीं पे उसको भेज दिया जाएगा। मतलब और ये फिर मतलब खत्म, ये क्या वो टर्मिनेट कर दिया जाएगा ना। एकदम। चलो ठीक है। फिर if earnest money appear, then total pages of envelope number 1 are numbered and signed by committee member in presence of contractor। ठीक है। फिर lastly, after checking of all papers of envelope number 1, authority shall open envelope number 2 on same day or as per scheduled date। envelope number 1 सबसे पहले खुला और उसमें चेक किया अर्नेस्ट मनी सब, और फिर पेज गिना और सब पर साइन लिया। और फिर इनवेलप नंबर 2 को उसी दिन खोल सकता है, या फिर कोई न्यू डेट अनाउंस कर देगा कि उस दिन आ जाना, सब फिर खोलेंगे। As like signature on each page of envelope number 1, the committee members shall also do sign on each page of price tender form, BOQ, quoted rate from, मतलब स्टैंडर्ड 2 को ही नहीं सब बोलते हैं BOQ सब। कौन सा फिर टेंडर? बीओक्यू। बीओक्यू हाँ, मतलब रहता है, उसमें रहता है, इन्वेलप नंबर 2 में रहता है अच्छा बीओक्यू। बिल ऑफ क्वांटिटी शेड्यूल बी वाला ना। हाँ। Member shall mention number of cutting over writing on price tender form। और फिर इसका एक लाइन ये था, द टेंडर शुड ओपन preferably in alphabetical order and it should be mentioned on large envelope 1/5 2/5। मतलब कि अल्फाबेटिकल से खुलेगा, जैसे कि अमन है सबसे पहले तो अमन का खुलेगा, उसके बाद तुम लोग का। और फिर ये है कि जितना टोटल नंबर है, अगर 5 है तो अगर सबसे पहले जो मेरा खुला तो उसमें 1/5 लिखा जाएगा, सबसे ऊपर जो लार्ज इन्वेलप है। दूसरा नंबर पर किसी का खुला तो उसका 2/5 लिखा जाएगा। वैसे ही है। और फिर ये था कंपैरेटिव स्टेटमेंट, स्टार्ट हो गया, खुल ही गया, और क्या, यही ना था प्रोसीजर।
प्रोसीजर तो बता दिया, स्क्रूटनी चलो हम बताते हैं। स्क्रूटनी ऑफ टेंडर, स्क्रूटनी कहने का मतलब है ना कि स्क्रूटनी से पहले कंपैरेटिव स्टेटमेंट लगता है सर लिखवा दिए हैं। अरे पहले पहले वो स्क्रूटनी पहले होता होता है। पहले स्क्रूटनी होता है सर, से हम बात किए थे ना इस बारे में। है। हाँ हाँ याद आ रहा है। अच्छा ठीक है, तो देखो स्क्रूटनी बता रहे हैं हम। ऑल टेंडर फील्ड बाय कॉन्ट्रैक्टर इज थ्रूली चेक्ड, ठीक है। स्क्रूटनी का मतलब ये हुआ कि थ्रूली उसको चेक करेंगे, ठीक है। फिर सो दैट इसलिए चेक करते हैं ताकि उसमें कोई भी मिस्टेक्स वगैरह ना हो, नहीं तो फिर बाद में प्रॉब्लम ही होगा हम लोग को। अब देख लो डिपार्टमेंट को मतलब प्रॉब्लम होगा, हम लोग को क्या प्रॉब्लम होगा। फिर फ्लोइंग प्रिकॉशन शुड बी टेकन, तो कौन कौन सा प्रिकॉशन मतलब कि स्क्रूटनी करते समय ध्यान में रखना चाहिए वो देख लो। लिस्ट ऑफ ऑल टेंडर, जैसा कि तुम बताया कि ओपनिंग में ही मतलब लिस्ट बना लेते हैं टेंडर्स का। तो लिस्ट ऑफ ऑल टेंडर्स रिसीव्ड अलोंग विथ देयर अर्नेस्ट मनी शुड बी प्रिपेयर, ठीक है। जो जो अर्नेस्ट मनी जिसका जिसका निकला ना है उसका एक लिस्ट तैयार कर लेंगे। अब जिसका नहीं निकला उसको तो वहीं से रफा दफा काम कर देंगे, ठीक है। फिर अगला पॉइंट में देखो, इट शुड बी चेक्ड दैट एवरी टेंडर इज डूली साइन। डूली साइन करने मतलब ना कि अच्छा से साइन किया हुआ है कि नहीं कॉन्ट्रैक्टर का, ये चेक करेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह पे चाहे टेंडर नोटिस चाहे जिस पे भी हो साइन करना। कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट अल्टर्ड एंड न्यू कंडीशन आर नॉट पुट। कहने का मतलब ये हुआ ना कि कोई भी नया कंडीशन मतलब जो डिपार्टमेंट का कंडीशन है वही होना चाहिए। ये नहीं कि अपना अल्टर कर दिया या कुछ नया कंडीशन पुट कर दिया उसमें, ऐसा मतलब कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। फिर रेट कोटेड शुड बी रिटेन बोथ इन वर्ड्स एंड फिगर्स। रेट जो कोट किया है ना कॉन्ट्रैक्टर वो दोनों में होना चाहिए, वर्ड्स में भी और फिगर्स में भी। मान लो कि दोनों मिस मैच कर रहा है तो हम लोग वर्ड्स वाला पे चलते हैं, क्या बोलते हो करण, वर्ड्स पे चलते हैं या फिगर पे? वर्ड वर्ड पे पे जाते होता है, हाँ वर्ड्स पे ही चलते सर हैं। बोले थे। हाँ वर्ड्स पे ही चलते हैं। फिर हुआ ना कि कैलकुलेशन डन एंड टोटल अमाउंट वर्कड आउट बाय कॉन्ट्रैक्टर शुड बी चेक्ड, यानी कि कैलकुलेशन डन एंड टोटल अमाउंट कहने का मतलब यही ना हुआ कि हर एक पेज का उसको चेक करते चलेंगे और टोटल कैलकुलेशन उसका चेक करेंगे। हाँ, टोटलिटी चेक कर ले। हाँ ठीक है। फिर है कि चेक फॉर अनबैलेंस कॉन्ट्रैक्ट, यहीं पे हम लोग को मतलब स्क्रूटनी में ही पता चल जाता है कि अनबैलेंस कॉन्ट्रैक्ट कौन हो रहा है, उसको हटा देंगे यहीं पे। ऐसे तो ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट भी अनबैलेंस का पता चलता है तो हटाते हैं वहां से भी, लेकिन यहाँ अगर पता चल जाता है कि अनबैलेंस है तो यहाँ से भी हम लोग स्क्रूटनी में ही उसको हटा देंगे। फिर हुआ कि वेरीफाई ऑल डॉक्यूमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर शुड बी करेक्ट और ओरिजिनल, यानी कि जितना डॉक्यूमेंट भेजा है ना, क्या क्या था यार, सॉल्वेंसी था, हमको ध्यान में नहीं है, बैंक उनका था ना कुछ, पैन कार्ड था, आधार कार्ड, मतलब सब ओरिजिनल का होना चाहिए इनकम और टैक्स करेक्ट होना रिटर्न। चाहिए, मतलब जाली उली बना करके नहीं देना चाहिए और क्या। जैसे कि बहुत सारा जाली बनवा देता है काम लेने के लिए, जैसे कि क्या बोलते हैं यार, हैकर ही अभी एक दो दिन पहले बोल रहा था कि WBJ लीट का अगर एग्जाम देना है तो अभी से इंतजाम में लग जाओ, इसका क्या बोलते हैं जाली, क्या तो बोला था यार, क्या क्या बनता है यार, ग्री वाला, आई आई वाला। आवास प्रमाण पत्र। हाँ हाँ हाँ, आवास ग्रीन प्रमाण कार्ड। पत्र। आवास आवास प्रमाण पत्र और ये सब, ताकि हमको ये मिले, क्या बोलते हैं उसको यार, आरक्षण मिले। तो अपना रहेगा भाई। हाँ चल तो ठीक है। फिर अगला पॉइंट देखो कुंदन ना, जी ऑल। हेलो। हाँ बोलिए। एक स्क्रूटनी का मतलब चेक ही करना ना, जो हम हाँ डॉक्यूमेंट हाँ हाँ भेजे हैं बिल्कुल पूरे अच्छी बिल्कुल तरीके बिल्कुल, से। सारा डॉक्यूमेंट को चेक करना, स्क्रूटनी वही हुआ, चेक हम्म, करना स्क्रूटनी, कहानी खत्म। फिर हुआ ना इसमें कि ऑल द ओवर राइटिंग एंड करेक्शन शुड बी इनिशियल, ठीक है। जितना भी ओवर राइटिंग या करेक्शन किया हुआ सब इनिशियल होना चाहिए, मतलब कि कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, और इनवेरिएबल भी साइंड बाय द टेंडर, यानी टेंडर के द्वारा साइन उसमें होना चाहिए। अच्छा फिर है कि वो शायद स्क्रूटनी में ना लिखते हैं करंट टू, ये 2/3 जो भी बोला था मन। इनवेलप पर लिखते हैं ना वो ओपनिंग के वक्त। ओपनिंग से तो हाँ नहीं लिखा ओपनिंग के वक्त लिखते हैं, ठीक है। फिर और दो पॉइंट है उसको जल्दी जल्दी बोल देते हैं। इफ एनी रेट कोटेड बाय कॉन्ट्रैक्टर इज नॉट क्लियर और डाउटफुल, कोई भी अगर रेट लिखा वो कॉन्ट्रैक्टर द्वारा डाउटफुल है, द टेंडर में बी कंसीडर्ड एज इनवैलिड, तो उसको इनवैलिड भी मान सकते हैं। मान लो कि डाउटफुल कहने का मतलब है कि बाहियात जैसा कुछ लिख दिया है। फिर आफ्टर थ्रू स्क्रूटनी आपका राइट। कंपरेट, हाँ ठीक है, आफ्टर थ्रू स्क्रूटनी, स्क्रूटनी हो जाने के बाद हम लोग कंपरेटिव स्टेटमेंट जो हुआ ना सारे टेंडर्स का, विथ देयर सिग्नेचर शुड बी प्रिपेयर्ड, उसके बाद हम लोग कंपरेटिव स्टेटमेंट तैयार करते हैं। द लोवेस्ट टेंडर शुड बी प्लेस्ड फर्स्ट, ठीक है। अब इसका सजाने का तरीका ये हुआ ना कि लोवेस्ट जो हुआ ना उसको फर्स्ट पे ये कर देंगे, प्लेस करेंगे, एंड द हाईएस्ट टेंडर शुड बी प्लेस्ड लास्ट, ठीक है। ये तो कंपरेटिव स्टेटमेंट का बात है, थोड़ा सा हम यहाँ पे लिख दिए थे।
और नोट पॉइंट में भी थोड़ा सा लिखे हैं, उसको देखो। यूजुअली द लोवेस्ट टेंडर शुड बी एक्सेप्टेड डिपेंडिंग अपॉन द रिपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर एंड फुलफिलमेंट ऑफ देयर अदर कंडीशन। कहने मतलब यूजुअली यानी कि आमतौर पे तो लोवेस्ट टेंडर ही सेलेक्ट होता है, देखा जाता है उसका रिपुटेशन क्या है कॉन्ट्रैक्टर का, और सारे कंडीशन को फुलफिल किया है या नहीं, उसी हिसाब से उसको अवार्ड होता है। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट को थोड़ा और बताइए, कोई बताइए दीपक जी। अच्छा, इसी में ना एक पॉइंट ये होता है कि कितना नंबर ऑफ ओवर राइटिंग किया है वो हाँ गिना हाँ जाता है, हाँ, गिन के बिल्कुल ऊपर बिल्कुल। पेजवा के ऊपर लिखा जाता है, बिल्कुल, ताकि इनिशियल किया भविष्य में हुआ है या कोई आओ, नहीं। हाँ, भविष्य में कोई आओ बाद में काट छांट ना करे, करे तो सबको काटना पड़े। हाँ, ये करते हैं। ओमिशन भी इसमें देखते हैं, एक पॉइंट छूट गया। हाँ बोलो। ये क्या होता है? ओमिशन भी देखते हैं कि मतलब कोई छोड़ ना दिया है करना। अच्छा, कंपैरेटिव स्टेटमेंट दीपक जी बताइए। हाँ कुंदन जी, यही ना होता और भी है। अदर पॉइंट था ना, जैसे कि ये सब प्रीवियस एक्सपीरियंस ये सब था ना। अरे यार, स्क्रूटनी में कैसे देख लेंगे प्रीवियस यार, बुक ये नो, बुक बता में हमें। लिखा है तो वही हम बोल रहे हैं। अच्छा, प्रीवियस। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में कुंदन जी यही ना होता है, जैसा स्क्रूटनी के बाद काटने जितना की भी। जगह है वैसे तो। अरे बोले देगा उनको कंपैरेटिव स्टेटमेंट। बोलो यार। हाँ, जैसे बोल रहे हैं स्क्रूटनी के बाद जितना भी हमारे टेंडर मतलब सेलेक्ट हुए हैं, भरने के बाद उसको स्क्रूटनी किए हैं, तो मान लीजिए 10 सेलेक्ट हुए हैं, तो उनको अरेंज करेंगे लोवेस्ट अमाउंट में, जो मतलब फिर उसके बाद जो जिसका सबसे कम होगा टेंडर का अमाउंट उसी को दिया जाएगा। कंपेयर करते हैं, तुलना देख, मेरे ख्याल से। हाँ, कंपैरेटिव, अरे तक पहले तो हम लोग डॉक्यूमेंट देखते हैं ना, कि डॉक्यूमेंट अगर सही रहा, डॉक्यूमेंट सबका तो अगर सही स्क्रूटनी में है। ना हो गया, वो तो स्क्रूटनी स्क्रूटनी में में हो तो गया। वो तो डॉक्यूमेंट सारा स्क्रूटनी में चेक कर ही देखेंगे। लिए। कंपैरेटिव में नहीं, खाली कंपैरेटिव इसमें अमाउंट स्टेटमेंट देखा में जाता है। बस देखिए कि डॉक्यूमेंट दिया है कि नहीं दिया है, और क्या क्या दिया है उसके बेसिस पे हटाना है कि रखना है, वो कॉम्परेटिव स्टेटमेंट में करते हैं। हाँ टेबल बनाते हैं, फिर आइटम रेट के लिए फिर अलग टेबल बनाते हैं। हाँ, दीपक जी आप सही बता रहे थे कि बुक में तो कंपैरेटिव मतलब ऐसा लिखा हुआ है। कंपेयर करने के लिए। हाँ, अमाउंट, टोटल अमाउंट के अनुसार पर कंपेयर किया जाता है इसमें। हाँ, दो तरीके दोनों का चीज है, कंपेयर जैसे किया कि जाता है। दोनों तरीके से परसेंटेज वाइज वाला हुआ ना, जो आइटम रेट में ना होता है परसेंटेज वाइज वाला, तो उसके लिए एक अलग से भी बनाना पड़ता है टेबल। लेकिन मान लीजिए कि सिर्फ लम्स शायद बुक में दिया हुआ था, टोटल कोई, अमाउंट देखकर। हाँ हाँ, सीरियल नंबर लिखा हुआ है, नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर लिख देंगे, ये मतलब कि उसका बजट के हिसाब से जो कम जिसका रहेगा उसका सबसे ऊपर रहेगा। फिर मतलब कि टेबल बता रहा है, सीरियल नंबर रहेगा, नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर रहेगा, अमाउंट ऑफ टेंडर रहेगा, और उसके बाद थोड़ा सा रिमार्क रहेगा कि कौन लोवेस्ट है कौन हाईएस्ट है, वो रिमार्क में आएगा ये सब। और बताइए इसके बारे में, कुछ कुछ पॉइंट्स और भी है। इसमें लिखा हुआ है ऑल दीज पॉइंट्स विल हेल्प द अथॉरिटी टू टेक डिसीजन फॉर अवॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट। इसी के आधार पर मतलब किसको देना है कॉन्ट्रैक्ट, ये अथॉरिटी डिसीजन लेते हैं। Also, he should mention the total percentage above or below the amount put to tender. In addition, reputation also negative point of contractor should be mentioned. हाँ, निगेट ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट में ऐसे ही मतलब लोग इसको नहीं दे देते हैं, कुछ कुछ चीज देखते हैं, जैसे कि उसका उसका रिपुटेशन क्या है। अच्छा, कुछ प्लस पॉइंट और मतलब वही ना बोल रहे हैं, निगेटिव पॉइंट्स क्या है कॉन्ट्रैक्टर का। हाँ, वर्क कंप्लीशन से रेपुटेशन अच्छा होना हाँ, चाहिए। तो वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट से हम लोग को पता चल जाएगा कि उसका रिपुटेशन क्या है, कैसे काम करता है। तो अच्छा, इसमें लिखा हो, हम लिखे सर वाला नोट्स में नहीं था, कि उसका टेम्परामेंट देखते हैं, नेचर देखते हैं, और उसका एक्सपीरियंस देखते हैं। तो ठीक है, एक्सपीरियंस तो पता चल रहा है, नेचर और टेम्परामेंट कैसा पता चलेगा यार कि वो कैसा है। वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट इनफ होना चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट ही बनता होगा ना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोले, उसी से पता चल जाएगा। फिर वही मतलब कि पता चल जाता है, जो जो जैसे फेमस कॉन्ट्रैक्टर उसके बारे में तो सब जानता ही होगा कि कैसा काम करता है, डिपार्टमेंट को भी खबर होगा उसका। ऑल दिस पॉइंट्स शुड भी मतलब ये सब जो है ना, अथॉरिटी को डिसीजन लेने में या अवार्ड करने में कॉन्ट्रैक्ट हेल्प करता है, जो जो बात बताएं। अच्छा, लेकिन एक और चीज लिखे हुए थे कि ऑल्सो ही शुड मेंशन द टोटल परसेंटेज एबव और बिलो द अमाउंट पुट टू द टेंडर। ये वही मतलब परसेंटेज वाला भरा है ना कॉन्ट्रैक्ट, तो उस केस में किसका ज्यादा किसका कम है, उसके लिए एक और अलग से टेबल बनता है। बताइए इसके बारे में, किसी को पता है तो। अरे बोल ना भाई, सिंपल चीज तो परसेंटेज है। अबव और परसेंटेज बिलो भर देते हैं डीएसआर को देखकर, कि डीएसआर हाँ से तो, कितना ज्यादा और कितना कम भरा है। हाँ ठीक है। और आइटम रेट में रेट लिख देते हैं और का। हाँ
ठीक है। क्या बोले, और समझ में नहीं आया कुंदन अरे को क्या। रुकिए हम बता देते हैं। देखिए डीएसआर एक हुआ ना, यानी कहने का मतलब है कि ये क्या डीएसआर का फुल फॉर्म बताओ तो बेकार है, आपको नहीं पता है। डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल रेट। हाँ तो डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल ऑफ रेट। अच्छा डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल रेट एक हुआ ना, उसी के हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर कितना ऊपर कितना नीचे प्रॉफिट लॉस लेके भरता है ना। अच्छा, ये गवर्नमेंट का मतलब रेट रहता है, हाँ डीएसआर। डीएसआर, हाँ डीएसआर गवर्नमेंट का रेट होता है, हर डीएम के पास होता है शायद, लगता है कि अच्छा। कोई बताया था थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ हर सेमेस्टर में। डिस्ट्रिक्ट में मेंटेन होता है, पीडब्ल्यूडी ऑफिस या हाँ इसमें आरसीबी ऑफिस, जो भी होता है हर डिस्ट्रिक्ट में सबके पास होता है। हाँ हम्म। तो उसी के हिसाब से कंपैरिजन हम लोग कर लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर का क्या रेट है और क्या रेट दिया हुआ है डीएसआर में, पता तभी ना चलेगा। हम्म। ठीक है, इसके लिए एक अलग से बनाना पड़ता है। अब है अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये तो सिंपल चीज है। अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कोई बताना चाहेगा तो आगे आइए। आदित्य बोलिए, आदित्य। आदित्य नहीं बोल रहे हैं। मतलब जो स्क्रूटनी अच्छे तरीके से करने के बाद और जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं उसको ढंग से स्टडी करने के बाद, जो कम प्राइस पर जितना भी स्पेसिफिकेशन है कॉन्ट्रैक्ट का उसको फुलफिल करता है तो उसी को मतलब कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिया जाता है। उसका कुछ क्राइटेरिया है, मतलब जिसको देते समय ध्यान में रखा जाता है, जैसे कि उस कॉन्ट्रैक्टर का फाइनेंशियल कैपेसिटी कितना है, वो वो काम को करने के लायक है कि नहीं, फिर जो रेट मेंशन किया है वो मतलब जो मतलब डीएसआर है उससे कम है कि नहीं, और फिर उसका पास्ट का एक्सपीरियंस चेक किया जाता है। वो काम हाँ करने हाँ के बिल्कुल। लायक है या नहीं, इसका मतलब क्या? इसका मतलब हुआ कि नया कॉन्ट्रैक्टर अभी है, मार्केट में आया है, कि एक्सपीरियंस है, यही होगा और क्या होगा। और भी बहुत सारा चीज है कि आल जाल करके काम पूरा किया है कभी, मतलब वो तो उसका हाँ अदर ये अदर मतलब सर्टिफिकेट बस से पता चल जाएगा। देखेंगे तो अलग लगेगा। अच्छा अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एक पॉइंट पता नहीं ये क्यों हम लिखे हैं, रेट मेंशन्ड इन टेंडर बाय द कॉन्ट्रैक्टर, ये भी ध्यान में रखा जाता है। रेट मतलब कि मेंशन, अगर ज्यादा कम अमाउंट लिख दिया है तो सेकंड लोएस्ट को फिर देता है। अच्छा मतलब अनबैलेंस का अगर चांस हो रहा है तब, यही बात ना है। हाँ तो नहीं नहीं नहीं, अनबैलेंस तो वो तो अलग बात हो गया। अनबैलेंस तो सिर्फ उसमें हो सकता है आइटम रेट या परसेंटेज वाले, आइटम रेट में जनरली। लेकिन यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि मान लो हमको काम चाहिए और बहुत ही कम रेट लिख दिए हैं कि बस अच्छा हमको काम मिल जाए, तो ऐसे में डिपार्टमेंट भी देखता है कि इतना कम रेट में तो काम हो ही नहीं सकता है, तो जरूर काम में हेरा फेरी ही करेगा वो, इसलिए सेकंड हाँ लोएस्ट वालों को दे दिया जाता है। हाँ ठीक है। और कोई कारण है जिसमें सेकंड लोवेस्ट को दिया जाए? मेनली यही। और क्या हो सकता है? अरे मेन यही है। अगला बताओ, एक्सेप्टेंस ऑफ टेंडर है लगता हाँ है। एक्सेप्टेंस ऑफ लेटर बताइए। अरे बताओ यार। बताओ सलोनी, आर यू देयर? यस आई एम देयर। रमन सर रमन का सर का dialogue। है बहुत घटिया डायलॉग, लेकिन है यार, डर लगता है डायलॉग सुन के। यही क्या अच्छा, एक्सेप्टेंस? एक्सेप्टेंस और लेटर कोई बताओ। एक्सेप्टेंस ऑफ टेंडर सर का में लिखा होगा सर। एक्सेप्टेंस लेटर है या एक्सेप्टेंस ऑफ टेंडर है यार, क्लियर कट बोलना। दोनों हो टेंडर है सर, सकता है, टेंडर है ना। टेंडर दोनों है हो टेंडर। अरे अच्छा दोनों हो सकता है, एक्सेप्टेंस लेटर या एक्सेप्टेंस ऑफ टेंडर। एक्सेप्टेंस ऑफ टेंडर होता है तभी एक्सेप्टेंस लेटर भेजते हैं। हाँ चल ठीक है, एक ही बात है मतलब। इसमें तो यही है ना कि अगर किसी टेंडर को मतलब किसी कॉन्ट्रैक्टर को अवार्ड कर देंगे टेंडर, तो उसके बाद फिर उसको हम लोग एक्सेप्टेंस लेटर भेजते हैं ताकि वो ऑफिस में आके जितना भी लीगल वर्क है वो कंप्लीट कर सके, साइन वगैरह। और और एक्स्ट्रा कुछ बताओ। हाँ ठीक है, यही है कि मतलब कि उसके पास लेटर मिल गया तो उसके एक वीक के अंदर उसको क्या है, फॉर्मल एग्रीमेंट के लिए पहुंच जाना है या कुछ नोटिस दे देना है ऑफिस में, अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ। एक्सेप्टेंस लेटर को ज्वाइनिंग लेटर भी बोल सकते हैं ना। अरे ज्वाइनिंग लेटर मेरे कैसे मन में बोल? यही आ रहा था। बिजनेस तो नहीं है, बोल, मतलब तो जॉब बोल नहीं है। दीजिए और क्या, बोल दीजिए, ऐसे लिख नहीं दीजिएगा एग्जाम में। मतलब समझ, समझने के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल हम्म। बिल्कुल। जैसे कि बोल आर्मी सकते वाला हैं। ज्वाइनिंग लेटर आता है ना कि भाई ज्वाइन आप कर लीजिए, एक मंथ के अंदर ही शायद रहता है ज्वाइनिंग करने का, तो वैसा ही है हाँ इसमें, इसी इसमें तरह एक इसमें वीक। 7 दिन के अंदर।
या कुछ स्पेशल कंडीशन हो तो फिर हम लोग को और टाइम एक्सटेंशन भी ले सकते हैं मतलब उसके। कुछ स्पेशल टाइम फिक्स भी कर दिया जाता है, लेकिन जनरली 7 ही दिन होता है। हाँ जनरली 7 ही मतलब दिन उसमें में। आया तो आया, नहीं तो फिर दूसरा को दे देंगे। 7 दिन तब नहीं में? तो नहीं आएगा लेकिन तो वो सब बैठले रहेगा बे। नहीं, 7 दिन। 7 ही दिन का टाइम रहता है? हाँ 7 दिन का जनरली हो लिखा गया। हुआ तो है, जनरली कहने का मतलब है 7 दिन। अच्छा, अब जनरली। नहीं जा रहा है कोई 7 दिन में तो उसको पकड़ के थोड़ी ले जाएगा कि चलो भाई सेकंड को देंगे हाँ, चुपचाप। तो नहीं आया तो उसका जो अर्नेस्ट मनी है ले लिया जाएगा कि चलो इतना टाइम बर्बाद किया है तुम मेरा। हम्म। अच्छा और लिखे हैं ना कि अकॉर्डिंग टू लॉ के हिसाब से मोड ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ टेंडर इज कंडक्ट ऑफ पार्टीज, ठीक है। एक्सेप्टेंस करवाना है ना, मतलब साइन वगैरह, तो उसका ये रखेंगे डेट और टाइम, और मेथड क्या होना है वो, ठीक है। एक्सेप्टेंस बाय टेलीग्राम कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? एक्सेप्टेंस ऑफ टेलीग्राम का ना मतलब यही ना हुआ कि टेलीग्राम के द्वारा उसको मतलब पत्र उत्र के द्वारा भी साइन उन का कुछ केस आता होगा, लगता तो यही है, क्या कि पत्र वगैरह टेलीग्राम ही से ना आता है। लेकिन राइटिंग। अब देखो ना, एगो फैक्ट बताएं तुमको, हम बात किए ना अंकल से जो टेंडर वगैरह भरते रहते हैं, तो बोले कि सब ओल झोल अब कुछ है ही नहीं, सब ऑनलाइन करना पड़ता है, पेपर वगैरह भी ऑनलाइन करना ही सब पड़ता है। ऑनलाइन हो ही और गया है। कुछ ओपनिंग ऑफ टेंडर घंटा ना कुछ ना होता है यार, ओपनिंग ऑफ टेंडर होता ही नहीं है, सब डिपार्टमेंट खुद समझता है, कोई साइन वगैरह का जरूरत नहीं है। जो जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं ना, अरे यार पानी में कौन घुसा हुआ है। हाँ अब सही है। अमन कहने कुछ मत हुआ था। कहने का मतलब है ना, अंकल बता रहे थे कि ओपनिंग ऑफ टेंडर जो है ना, वो अब ऐसा नहीं है कि सब मतलब कॉन्ट्रैक्टर को वहां पे पहुंच ले रहना, वो डिपार्टमेंट खुद मेल कर देगा, ईमेल कर देगा बकायदा कि मिल गया टेंडर, अवार्ड हो गया है। ऐसा कुछ नहीं कि उसको वहां पे रहना है। और देख और बता रहे हैं कि और ऐसा करने का क्या करना है, जैसे कि देखो हेर फेर का मामला कब आता है, जब ऑफलाइन काम होता है तब ना होता है, ऑनलाइन में तो देख भाई उसका कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं जमा होगा, ऐसे समझो ना कि जैसे फॉर्म भर रहे हो और कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए हो तो तुम्हारा फॉर्म ही नहीं भराएगा, डॉक्यूमेंट सबका अलग अलग बना हुआ रहता है, तो उसमें हाँ, गलती होने का चांस नहीं रहता ऑनलाइन है। में तो बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आ गया है। तब अब ते ही बताओ कि पैसा तू नहीं कटवाया है ऑनलाइन में तो तेरा फॉर्म भर जाएगा, कभी नहीं भरेगा, तो अर्निस्ट मनी एक तरीके से फी ही ना हुआ। वो अलग फी होता है फिर। अबे अलग कौन छाप। वर्क ऑर्डर के बारे में कोई बताओ। मेथड में तुम लोग क्या क्या बता दिया, फिर से बोल दो। एक्सेप्टेंस लेटर का मेथड में, हाँ। हाँ बता रहे हैं फिर से, देखो अकॉर्डिंग टू लॉ यानी कि लॉ के हिसाब से क्या होगा ना कि मोड ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ टेंडर इज कंडक्ट, उसी हिसाब से कंडक्ट किया जाएगा। जो जो पार्टीज है उसका एक्सेप्टेंस बाय टेलीग्राम, टेलीग्राम के द्वारा भी इसको एक्सेप्टेंस हो सकता है, या एक्सेप्टेंस इन रीटिंग, राइटिंग, राइटिंग जब भी होगा तो उसको बुला करके बैठा करके साइन वगैरह करवाया जाएगा। बस यही 2 लाइन लिखे हैं। और एक और है, अब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, ये वाला लिखा है। नहीं बताओ क्या है ये। इसमें भी वही लिखा है, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ स्टेट दैट द एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड एंड एक्सेप्टेंस विथ वेरिएशन इज नथिंग बट a counter officer which must be acceptable to the original promisor before a contract is made। क्या क्या अरे लिखा है। सब में हिंदी में बताओ ना। अरे यार भेज देना भाई, नहीं समझ में आया ये क्या है, हमको भी नहीं समझ में आया। भेज देना। ठीक है, पढ़ेंगे तो पता लगेगा। हाई इंग्लिश था वे करण, करण हाई, पीडीएफ बनाकर भेज दो। हाई इंग्लिश था ये, वे नहीं पता लगा। हाई इंग्लिश था। अच्छा और वर्क ऑर्डर बताओ। टेलीग्राम वाला लिखा है ना कि मतलब टेलीग्राम वाला भी एक्सेप्ट किया जा सकता है, और रिटेन का लिखा है कि अगर टेंडर में लिख दिया है कि भरवाली तुम्हारा एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब रिटेन वाला ज्यादातर किया जाता है। अच्छा और गुप्ता जी को बोलने दीजिए, गुप्ता जी वर्क ऑर्डर बताइए तो आप। चलेगा गुप्ता जी। अच्छा वर्क ऑर्डर बताओ ना, 2 चीज बचा हुआ है, वर्क ऑर्डर, अनबैलेंस टेंडर, रिंग फॉर्मेशन, 3 चीज बचा हुआ है इनफैक्ट, हम तो बोलते इसको हैं जल्दी से खत्म गुप्ता जी कर। हैं? हाँ गुप्ता जी आए थे अभी झलक दिखलाने। अभी तो वर्क हैं ऑर्डर भी? कुछ वर्क वो ऑर्डर। बोलो। हाँ वर्क हाँ, ऑर्डर वर्क बोलो। वर्क ऑर्डर में होता है कि जब एक्सेप्टेंस ऑफ टेंडर जब कर लिया जाता है कंप्लीट, तो इसके बाद उसको कॉन्ट्रैक्टर को टाइम दिया जाता है कि 7 से 15 दिन में वो सेक्रेटरी मनी को डिपॉजिट करे और अपना वर्क को स्टार्ट करे। तो अगर वो वर्क अगर स्टार्ट नहीं करता है तो फिर मतलब उसका ये अर्नेस्ट मनी को जब्त कर लिया जाता है, या फिर दूसरा टेंडर को मतलब इनवाइट किया जाता है। बस इसमें तो नहीं।
हाँ ठीक है, यही 3 पॉइंट मेरा भी लिखा हुआ है। और लिखा हुआ है किसी का कुछ? नहीं, आगे बढ़ी। हाँ यही वर्क ऑर्डर में यही 3 पॉइंट था। अनबैलेंस टेंडर कोई बताइए, कब कहेंगे अनबैलेंस टेंडर? अरे हम बात ही बात में एक बार बता दिए थे अनबैलेंस टेंडर। वही वही वाला बताना है, बताते हैं कि हाँ तो बताओ ना तो। आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट में जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो देख लेता है कि कौन सा वर्क ज्यादा है कौन सा वर्क कम है, तो जो ज्यादा वाला रहेगा उसमें मतलब रेट बढ़ा देता है, मतलब पुट करने वक्त। और कम वर्क है कि एस्टिमेट देख ही लेता है तो पता चल ही जाता है कम वर्क है, और तो उसमें अपना रेट हाई कर लेता है। इसी से अनबैलेंस हो जाता है टेंडर। यही तो हाँ था। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। हाँ यही था। और इसका कंपैरिजन कहाँ से करते हैं? तो डीएसआर के विथ रिस्पेक्ट टू डीएसआर। पानी में से निकलो यार। ठीक है, अभी नहीं सही था। तो डीएसआर अगेंस्ट इनिशियल आइटम ऑफ द प्रोजेक्ट एंड लोअर रेट्स अगेंस्ट लेटर फिनिशिंग आइटम। कहने का मतलब ये हुआ ना कि जो जो काम स्टार्टिंग में होने वाला है ना, मतलब जिसका पैसा उसको काम करते ही मिल जाना है, इनिशियल आइटम करने का मतलब यही हुआ। तो उसका वो ज्यादा रेट भरेगा, ठीक है। और जो बाद में काम होने वाला है ना, यानी कि फिनिशिंग आइटम हो गया, जो फिनिशिंग टच देते हैं, उसको पता चल जाएगा कि वो सब काम होने ही वाला नहीं है, उसके जगह पे कुछ और होने वाला है काम। तो उस केस में क्या होगा ना कि लोअर रेट भर देगा, और अपना ओवरऑल जो हुआ ना एस्टिमेटेड कॉस्ट उसको कम कर लेगा, और उसका उसी को अनबैलेंस टेंडर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये अनबैलेंस टेंडर करने का उसका काम मकसद क्या होता है? द एम ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर इज टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट एट द बिगनिंग, ठीक है। यानी काम के स्टार्ट होते ही उसको बहुत ज़्यादा ये बेनिफिट प्रॉफिट हो जाए, और निगलेक्ट और अबेंडन द लास्ट फिनिशिंग आइटम। और उसका मकसद ही ये गलत करने का होता है कि जो जो बाद वाला काम होने वाला है ना, उसको ये कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, और बच जाएंगे किसी तरीके से, और क्या, ओल जोल करके लास्ट में। इसलिए उसको पहले ही हम लोग अनबैलेंस टेंडर के हिसाब से उसको छाड़ देते हैं। और लिखियो करण कुछ। अरे लिख बताओ ना। हेलो। ये लिखा हुआ है शेड्यूल बी देखता है, मतलब शेड्यूल बी देख के पता करता है कि कौन अंडर एस्टिमेटेड है और कौन ओवर एस्टिमेटेड है। तो वो डीएसआर हम बोले तो उसमें शेड्यूल भी आ जाएगा क्या? नहीं, डीएसआर देख कर नहीं तो शेड्यूल भी शेड्यूल बहुत बी में रेट डॉक्यूमेंट भर है। देंगे। डीएसआर देख के शेड्यूल बी में भरे, और शेड्यूल बी से टेंडर का मतलब कि कंपेयर किए। हाँ, मतलब शेड्यूल बी से पता चलेगा उसको कि कौन ओवर एस्टिमेट वर्क है और कौन अंडर एस्टिमेट वर्क है। अच्छा, और और साइट विजिट इसका से भी एक पता चल जाता है एक ना? पॉइंट में लिखा हुआ है कि अनवैलिड टेंडर को हटा सकते हैं आइटम रेट बेसिस के बदले अगर लमसम और प्लस परसेंटेज बेसिस कॉन्ट्रैक्ट करें तो। फिर से बताओ क्या। अरे आइटम रेट नहीं करके लमसम कॉन्ट्रैक्ट को ज्यादा प्रेफर कर दिए हैं, या फिर परसेंटेज बेसिस वाला अगर कॉन्ट्रैक्ट को प्रेफर किए हैं तो मतलब कम होगा अनबैलेंस टेंडर। हाँ ठीक है। अच्छा, अनबैलेंस जो टेंडर जो करता है ना कॉन्ट्रैक्ट, कहीं ना कहीं सिस्टम का लूप होल्स को ही ढूंढ करके वो ऐसा काम करता है। ये नहीं है कि वो अपने मर्जी से करता है वो। अच्छा, ये बता सकते हैं कि मान लीजिए आपको तो अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी क्वांटिटी तो पहले ही पता है कितना काम करना है, तो फिर हम्म। अनबैलेंस टेंडर कैसे हुआ? अनबैलेंस हुआ ना यार, जो पहले जो जो काम होने वाला है उसका वो पहले ही, जैसे कि क्या होता है, एक आइटम कंप्लीट किया तो उसका पैसा मिल जाता है उसको। समझ रहे हो? बस समझ रहे हो? नहीं, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि मतलब हाँ। पता ही है कि लगभग इतना काम हो रहा है, तो फिर इसमें उसके बाद कैसे पता चल गया? जनरली जो अरे ये भी जो भी यार, होता है। अबे देखो ना, बताए तो थे, विनोद सर ही तो बताए थे कि बहुत सारा चीज में अल्टरेशन भी तो होता है काम में बाद में। हाँ, अब ठीक लगा। अच्छा ठीक है, हम बता रहे थे एक अच्छा, चीज और। एक और पॉइंट था इसमें, क्या था? बोलो बोलो। कि मतलब अगर आज, छोड़िए छोड़िए, आगे देखो आप हम पहले बता रहे हैं। बताइए। अच्छा, 2 पॉइंट लिखे हैं, उसको फटाक से बोल देते हैं। देखो, सच अनबैलेंस टेंडर विच विल कॉज कंसिडरेबल लॉस टू द डिपार्टमेंट, ठीक है। अनबैलेंस टेंडर अगर हो जाएगा तो बहुत बड़ा लॉस कर सकता है डिपार्टमेंट का। कंसिडरेबल लॉस का मतलब है कि वैसा लॉस जो नुकसानदेह ही हो। तो इस केस से उसको रिजेक्ट कर देते हैं अनबैलेंस टेंडर को। फिर लास्ट में लिखे हैं ना कि बिफोर अवार्डिंग सच अनबैलेंस टेंडर, अगर अनबैलेंस टेंडर को अवार्ड भी कर रहे हैं तो अथॉरिटी क्या करता है ना कि सिक्योरिटी डिपॉजिट विथ अनबैलेंस्ड अमाउंट एज ए प्रिकॉशनरी उसको जमा कर लेता है। वाहियात पॉइंट है ये। बोलो करण, क्या बोल रहे हो?
क्या बोले कुंदन जी, लास्ट पॉइंट क्या बोले? हाँ, लास्ट पॉइंट ज्यादा समझने वाला है भी नहीं। देखिए, कहने का मतलब है ना ये कि अनबैलेंस टेंडर अगर अथॉरिटी किसी को दे भी रहा है तो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है ना उसको, उसका वो अनबैलेंस्ड अमाउंट के तौर पे रख लेगा। ये कहने का मतलब हुआ। ठीक है। हाँ ना। हेलो, हाँ, हाँ। हम पहले एक पॉइंट जो सबसे पहले आप बोले थे उसको थोड़ा सा और कंप्लीट करना चाहेंगे। हाँ, उसमें कंप्लीट बोले करो। थे आप कि मतलब देखिए, जो पहले काम करता है पहले पैसे लेते ही बोले थे। तो हाँ। जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उसका प्राइमरी मोटो होता है कि हमको स्टार्टिंग में मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए। हम्म। ठीक है, तो इसीलिए जो भी साइड पे अल्टेशन या लूप होल्स ढूंढकर ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए प्राइस में डीएसआर से प्राइस में बहुत ज्यादा वेरिएशन करके भर देता है, हम्म। ताकि उसका कॉन्ट्रैक्टर का जो भी टेंडर भरा है बहुत ही कम पी भरा है, लेकिन एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा कभी कभी हो जाता है। और इसको अगर रेक्टिफाई करना है तो इसको हम लोग टोटल ना ऐड करके आइटम वाइज में उसको पर आइटम चेक करेंगे तो शायद ये रेक्टिफाई हो जा सकता है। और हाँ स्क्रूटनी के समय पर, ऐसा हाँ बिल्कुल बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल। पर वाला करना मतलब चाहिए। कहना, हाँ हाँ, हर एक आइटम का चेक करेंगे तो पता चल जाएगा वो। रिंग फॉर्मेशन आया ना लास्ट। रिंग फॉर्मेशन के बारे में पता है किसी को? सर का थोड़ा सा अलग लिखा हुआ है मेरा वाला से। तो सर बोले वाला का जी? हाँ, सर वाला बोलिए, सर वाला बोलिए। बोलिए। हाँ बोल यही रहे हैं। यही रिंग था ना। फॉर्मेशन बोल रहे हैं कि बोले? बोलो यार, इधर टीवी भी ऑन है। हाँ ठीक है। रिंग फॉर्मेशन का प्रोसेस तब किया जाता है जब डिपार्टमेंट को टेंडर अवार्ड करना है बिना कोई टेंडर के कंपटीशन के। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये तब ही किया जाता है जनरली जब नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर लिमिटेड हो। ठीक है, अगर जो और फिर इसके बाद इसके बाद क्या था, सॉरी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हाँ, वर्क्स आर अवॉर्डेड टू डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स बाय कीपिंग इन माइंड देयर, यानी उसके वो क्या चीज में एक्सपर्ट है वो कॉन्ट्रैक्टर, फिर उसको देख मतलब कि कितना काम वो एक्सपीरियंस्ड है कि नहीं, वो मतलब कितना टाइम में करता है, मतलब वो पास्ट में उस टाइप का काम कर चुका है कि नहीं, ये सब देखकर रिंग फॉर्मेशन करके मतलब वो कॉन्ट्रैक्टर अवार्ड किया जाता है टेंडर उस कॉन्ट्रैक्टर को। ठीक है, और कुछ है? ये जनरली तब ये जनरली तब किया जाता है जब मान लीजिए हो सकता है कि डिस्प्यूट होने का चांस हो, अगर कंपटीशन करवाएं टेंडर के लिए तब कॉन्ट्रैक्टर के बीच, तब भी ये किया जाता है हाँ ताकि हाँ। लड़ाई ना हो। चाहे तो मान लीजिए कोई। हम अगर डिपार्टमेंट हैं और मान लीजिए आप मेरे संबंधी हैं, करीबी हैं, और हम अगर आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट देना चाहते हैं, अपना टेंडर देना चाहते हैं, तो ये इसलिए भी रिंग फॉर्मेशन किया जाता है। इसका एक और नाम है कार्टेल फॉर्मेशन। ओ, स्पेलिंग क्या है कार्टेल का? CARTEL, अभी गूगल पे सर्च किए हैं। अच्छा, अच्छी बात है। अच्छा, रिंग फॉर्मेशन इसलिए भी तो कर सकते हैं कि मान लीजिए कि वर्क जो हुआ ना वो लिमिटेड हुआ, कोई भी वर्क लिमिटेड हुआ तो पार्ट हाँ ऑफ वर्क जो हुआ ना अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर के बीच में बांट दिया जाता है अकॉर्डिंग टू उसका एक्सपर्टाइजेशन किस फील्ड में है। अब सर वाला बोलो अमन तुम। सर वाला में तो करप्शन उरप्शन से लेकर के ये सब आल जाल लिखा हुआ था ना। अनुज कंप्लीट कर दिया सर वाला? सर वाला कंप्लीट कर दिया। बिल्कुल। चल ठीक है, रिंग फॉर्मेशन का ना मतलब यही समझो कि चुपचाप जो है ना बहुत कम लोगों का ये ग्रुप होता है कॉन्ट्रैक्टर का, तो उस उन्हीं में से किन्हीं किन्हीं को काम मिलते रहता है टाइम टू टाइम। यही ना हुआ रिंग फॉर्मेशन, और डिपार्टमेंट हाँ चुनते हाँ रहता है हाँ। उन्हीं लोगों में से। एक ठीक तो है। अच्छा, इसमें क्या बोलो। इसमें लिखा हुआ है कि डिपार्टमेंट को इकोनॉमिक हार्म होता है, वो कैसे? इकोनॉमिक अब बताओ। डिपार्टमेंट को कोई कंपटीशन करवाएगा नहीं, तो मान लो अगर जो भी कॉन्ट्रैक्टर लेगा वो अपने मन से रेट भरेगा और उसी पे काम दे देगा, तो एक तरह से हार्म ही बिल्कुल हुआ। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ से ये कह सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट का पैसा बचा हुआ, अलग बात है। लेकिन बहुत ज्यादा इससे तो एडवर्टाइजमेंट से ज्यादा हार्म हो जाता है, इधर हाँ हाँ फ्री हाँ। का दे देने में। तो ऐसे बोलो हाँ, ना कि कॉन्ट्रैक्टर अपना लिमिटेड मनमौजी रेट भरेगा हम्म, और डिपार्टमेंट को मानना ही होगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर लिमिटेड है इस केस में। ग्लोबलाइजेशन का फायदा नहीं उठा पाता है। हाँ चलिए, एक बैलेंस टेंडर है। दीपक जी बताइए तो, आप बैलेंस टेंडर किसको कहेंगे? कहाँ चले गए दीपक जी? ये मैं यहीं पढ़ा है। हाँ, बैलेंस मैं टेंडर लिख के बारे में बताइए ना। अनबैलेंस टेंडर तो समझ रहे हैं कि क्या हुआ।
लिखा हुआ नहीं है कुंदन जी, हमें अपना बुक में भी है। डीएसआर रिपीट। के बेसिस पे जो मतलब डीएसआर के रेट के बेसिस पे जो भी कॉन्ट्रैक्टर भरेगा, तो जो रेट्स भरेगा वो बेसिकली जो फॉर्म करेगा टेंडर वो होगा बैलेंस टेंडर। हाँ मतलब कि जितना रेट वगैरह हर एक आइटम का भरा है ना, वो डीएसआर से लगभग मैच करता हुआ ही है, ज्यादा वेरिएशन नहीं हुआ है। ज्यादा वेरिएशन होता है तब ना हम लोग अनबैलेंस टेंडर में रखते हैं, किसी का बहुत ज्यादा हो गया किसी का कम। लेकिन इस केस में बिल्कुल सिमिलर चलेगा, पैरेलल एक तरह से बोल सकते हो, प्योरली पैरेलल नहीं, थोड़ा सा पैरेलल, तो उसको चेक बैलेंस टेंडर रिटेंशन कहेंगे। मनी में कौन सा अमाउंट रखते हैं सेक्रेटेंशन। रिटेंशन मनी में? रिटेंशन मनी सिक्योरिटी रहता होगा। सिक्योरिटी तो रहेगा ही रहेगा। और रिटेंशन मनी में कौन सा मनी रहेगा यार, नहीं ध्यान में है, बोलो। सम माइंड से ऑफ निकल टोटल जाओ ना। मनी लिखा हुआ था, हमको लगा कि और कुछ तो रहता नहीं होगा। एक सिक्योरिटी मनी ही हो सकता है जिसको आधा आधा करके देता होगा। हाँ ठीक है। अच्छा इन्वायरमेंट करना है अभी। काफी लेट हो एक गया है, घंटा हो इकट्ठा हो गया गया यार। है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कोई इकट्ठा किया है इन्वायरमेंट का? बाद में कर लीजिएगा। बाद मेरे में पास कब? 4 गो है, पूछ लें क्या? हाँ पूछ लीजिए ना, तो इंतजार किस ठीक है। बात का। नहीं तो स्क्रीन प्रेजेंट कर दीजिए, अगर आंसर नहीं है क्वेश्चन में दिया हुआ तो हम लोग देख लेंगे। और कुछ पूछो यार कोई इन्वायरमेंट में, जब तक क्वेश्चन निकाल रहे हैं। हेलो कुंदन जी, हाँ पूछिए। पहला क्वेश्चन है, कहाँ तक पूछना था उसमें, जो बायोलॉजिकल तक? बायोलॉजिकल हाँ वोलॉजिकल वही सब जितना पूछ पूछना है सब, सब तरफ हिल जाइए ना। क्वेश्चन पूछा है तब ना हम लोग को पता चला है कि अभी पीछे हैं, चलो पढ़ेंगे फिर। पहला क्वेश्चन है, हार्डनेस ऑफ वाटर इज काउज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ द फ्लोइंग इन वाटर। अच्छा तो मैग्नीशियम किसके कारण क्लोरीन तो हार्ड? होता है। ऑप्शन दीजिए। सही बोले, मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम कारण होता है। अच्छा। दूसरा क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ H प्लस आयंस एंड OH माइनस आयन इन अ स्ट्रॉन्ग अल्कली एट 24 डिग्री सेल्सियस इज। क्वेश्चन रिपीट कीजिए तो एक बार। द प्रोडक्ट ऑफ H प्लस आयंस एंड हाँ OH माइनस आयंस इन हाँ। अ स्ट्रॉन्ग अल्कली एट 25 डिग्री सेल्सियस इज। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 10 टू द पावर -1, ऑप्शन डी 10 टू द पावर -14। अरे यार कुछ पता नहीं चल रहा है। स्ट्रॉन्ग अल्कली है तो 10⁻14 होना चाहिए। सही बोले। एक्सप्लेन कर दो करण, कैसे होगा 10⁻14? अल्कली क्या होता है? बेस का मैक्सिमम हाँ वैल्यू। तो 14 होता है, इसलिए लॉग वाला जो बनाए थे एक्सप्रेशन उससे बता रहे हो क्या? हाँ हाँ, उसी पर। टेम्परेचर का मेंशन किया हुआ है, नॉर्मल टेम्परेचर लग रहा है, रूम टेम्परेचर जैसा। हाँ उसी और पर। 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए था बेसिकली, शायद 24 लिखे हुआ। 20 डिग्री ना होगा? 25 डिग्री है हाँ, क्वेश्चन में। एक मिनट रुकिए। एक क्वेश्चन और है, हाँ क्वेश्चन पूछिए तब तक वेरीफाई कर लेते हैं। द परमिसिबल लिमिट ऑफ आर्सेनिक इन ड्रिंकिंग वाटर एज पर गाइडलाइन ऑफ WHO इज। लाइन का लगेगा ऐसा नहीं क्वेश्चन, पूछिए ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ऑप्शन है 0.01 ppm, बी हाँ। ऑप्शन 0.5 ppm, हम्म, ऑप्शन सी 1 ppm, ऑप्शन डी 0.005 ppm। ये तो पता ही नहीं चला 0.01 आपको। के साथ जाने का मन कर रहा है। ए और क्या? डी में से कोई होगा। 0.01 के साथ जाने का मन कर रहा है। यस यस, सही बोल रहे हैं, 0.01 ppm। 0.01 ppm। हाँ, अमन पानी में से निकल जा। फैन ऑन है तो लग रहा है कि पानी में घुस के बात एक बोल रहे हो। क्वेश्चन लास्ट है, हाँ। इसे सीक्वेंस बताना है कि हम लोग फिर क्या बोलते हैं, अरे वही ना कि टेस्ट करने का ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। सीक्वेंस आप हाँ पूछ रहे होंगे, सीक्वेंस, हाँ यस, वही हाँ वही धर लिए वही हमने लिखा। सही। हाँ तो बताइए। किस किसका सीक्वेंस बताता है? ग्राउंड वाटर की सरफेस वाटर? नहीं, सरफेस वाटर का, ग्राउंड वाटर नहीं, सरफेस वाटर का।
तो सरफेस वाटर का क्या ले लेंगे, पहले सोर्स लेंगे, उससे फिर हम लोग स्क्रीनिंग कर सकते हाँ, हैं। स्क्रीनिंग ही करेंगे बे, उसके सोर्स बाद वाटर लेते हैं सबसे पहले स्क्रीनिंग। हाँ स्क्रीनिंग में सबसे पहले करेंगे हाँ, स्क्रीनिंग सरफेस करेंगे। वाटर में। जरूरी, लेकिन वो फिर भी नहीं होता है, मतलब हाँ बहुत सारा वैसा बुक, स्टैंडर्ड बुक स्क्रीनिंग नहीं करता है। प्लेस अरे के छोड़ आधार ना पर यार। देखते हैं आपका प्लेस कैसा है, जगह आप अच्छा बेसिकली चुनते हैं तो बुक वहाँ पर वहीं नहीं पे करेंगे। बनाते हैं अच्छा, जहाँ वो एक काम कीजिए ना बुक दीपक जी, मैटर नहीं आप जो होता है। जो जो प्रोसीजर लिखा हुआ है ना उसका नाम बोल दीजिए, हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं उसको। अच्छा तब तो अरे बहुत बोल दे रहे बड़ा हो हो, जाएगा फिर। स्क्रीनिंग, देखिए प्लेन नहीं 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 सेडिमेंटेशन नहीं हो नहीं, गया, सिर्फ आप नाम बताइए ना, जैसे स्क्रीनिंग हो गया, सेडिमेंटेशन हो गया, हाँ फिर हाँ इस स्क्रीनिंग कोएगुलेशन हो जाएगा, आंसर बता दे। फिल्ट्रेशन हो जाएगा, डिसइंफेक्शन हो जाएगा, पोर्टेबल वाटर हो गया। फिल्ट्रेशन। बोल तो दिए। स्क्रीनिंग, हाँ स्क्रीनिंग, सेंडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, डिसइंफेक्शन, 4 ही ऑप्शन दिया हुआ था। कोएगुलेशन हाँ बोल हाँ दिए शायद। ठीक है। उसके बाद इस कोगुलेशन, सेडिमेंटेशन, ये सब कहाँ बोल रहा है? 4 गो ऑप्शन है तो यही में से ना मारेंगे। हम्म अब बोलेगा कि सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन कहाँ गया? कोएगुलेशन बोल सकते हो उसके साथ सेडिमेंट। अच्छा ठीक है। अच्छा, और क्वेश्चन कोई बनाया है? यही 4 गो था बुक। क्वेश्चन और शायद पूछ सकते हैं, अच्छा लगा तो वो पॉइंट हमको। हाँ बताइए कि अगर वाटर में एल्गी बहुत अमाउंट में प्रेजेंट है तो किस वाटर मतलब क्या होगा, एसिडिक होगा, बेसिक? एलगी है तब? हाँ, अरे यार, एलगी का नेचर कैसा होता है? अलगी एसिडिक है होना तो चाहिए, एसिडिक। होना चाहिए क्या? एसिडिक होना चाहिए। एसिडिक के साथ तो हम भी जाना चाह रहे हैं। अरे यार ये बताओ पहले, गैस होता है जो बेसिक होता है ना? गैस, सारे हाँ गैसेस, हाँ। गैसेस तो ध्यान में नहीं है। एसिडिक भी गैस हो सकता है, बेसिक भी हो सकता अलगी है। होगा तो ऑक्सीजन लेगा, ऑक्सीजन कम आ तो फिर बेस होगा या एसिड होगा। करण बताओ यार, करण क्वेश्चन पूछ के भाग गया। सो गया लगता है वे। अच्छा, कुंदन जी क्वेश्चन हम हेलो, पूछ। कुंदन जी हाँ हाँ हाँ, पूछिए। वो इकोलाई इंडेक्स अलग होता है कि वही मैडम वाला ही सही है? इकोली इंडेक्स जो आप पूछे थे, हाँ हाँ यस यस। तो हेलो इकोली इंडेक्स। आंसर सुनिए, हाँ बोलो ना आंसर। कॉस्टिक अल्कलिनिटी मतलब बेसिक होगा। बेसिक होगा। मेरा सही था, थैंक यू। कॉस्टिक, कॉस्टिक मतलब क्या? किस कॉस्टिक सोडा वाला कॉस्टिक? OH होगा और क्या है। हाँ कुंदन हाँ, जी क्या बोल रहे थे? इकोली इंडेक्स जो आप बोल रहे थे, उस दिन तो हम हाँ लोग ठीक है, बात सुनिए। उस दिन तो हम लोग अथी के बारे में बात अरे किए यार, थे कि इकोली को कैसे टेस्ट करते हैं, उसके बारे में बात किए थे ना। नहीं नहीं, नहीं हम मैम से पाइथोजन। पूछे, अब हम कल मैम से करो पूछे, यार, मेरा हम ओवरडोज मैम हो से गया। पूछे कि मैम ई कोलाई इंडेक्स क्या है, तो मैम पूरा एक्सप्लेनेशन करने लगी हैं। इकोली इंडेक्स किस दिन? पिछले क्लास, ये डाउट हाँ क्लास में? लास्ट, हाँ लास्ट क्लास में। नहीं तो लास्ट में मेरा कंसंट्रेशन थोड़ा लो था तो हम ध्यान नहीं दे पाए थे। तो फिर हम ग्रुप में भेजे थे ना, तो आप इसके बारे में कुछ बोल रहे थे कि अरे तो उस दिन कहाँ दिमाग था, पढ़े हुए थे, आज सब भूल गए हैं तो कैसे बता दें आपको? ऐसे हम फिर से पढ़ के अच्छा, बताएंगे। और और इकोली किसी को पता इंडेक्स, है? हाँ इकोली इंडेक्स के बारे में तो नहीं, लेकिन इकोली का टेस्ट के बारे में बता सकते हैं। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव ट्यूब, मतलब हाँ स्मॉलेस्ट पॉजिटिव, स्मॉलेस्ट डाइल्यूशन का जो भी ट्यूब होता है ना, हाँ उसका हाँ, रेसिप्रोकल होता है। ले मारा। ठीक है। कोई कोई ट्यूब का इनवर्स होता है क्या, बोल दिए? हाँ सही, पॉजिटिव ट्यूब का इन्वर्स, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव ट्यूब का इन्वर्स होता है। अच्छा, इस बारे में कल बात 5। करते हैं, अभी हम कुछ पढ़े उड़े नहीं है। ये काम कीजिए ना, कल क्वेश्चन भी पूछिएगा स्टार्टिंग में ही, और उसके बाद फिर हम लोग चैप्टर डिस्कस बता करेंगे। दिए, कौन सा चैप्टर रहेगा? चैप्टर हमको लगता है कि 2.4 होना चाहिए। क्या बोलता है करण? 2.4 कहने मतलब कि टॉपिक हुआ, चैप्टर नहीं हुआ वो। हाँ वो चलिए तो ठीक है, कल मिलते हैं इन्वायरमेंट के साथ। आज कॉन्ट्रैक्ट को चलिए फिनिश कर ही दिए हम लोग आके। 2.4 कहाँ तक, जहाँ तक मैडम पढ़ाई वहां तक ना कि? हाँ, जहाँ तक हो जाए 2.4 से स्टार्ट करते चलेंगे, 1 घंटा में जहाँ तक पहुँच जाए हम लोग। अच्छा अच्छा, बोल रहे थे ना कि जैसे कि बिना पढ़े जब हम लोग आते ना तो टाइम ज़्यादा लगता है डिस्कशन में, और पढ़ के मतलब रिवाइज करके थोड़ा आते हैं तो उस दिन कम लगता है। तो मजा भी जैसे, आता है। हाँ मज़ा भी आता है। जैसे कि आज हम खुद नहीं पढ़े थे, सो गए थे।
तो बोल रहे हैं कि सब रिवीजन कर लीजिएगा एक एक बार, तो ज़्यादा अच्छा इफिशियंट होगा। ऐसे पढ़ के बोलने में उतना मज़ा नहीं आता है। क्या बोलते हैं गुप्ता जी आप? हंस रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो कल रिवीजन करके हम खुद आएंगे, आप लोग भी करके आइएगा। ठीक है, थैंक यू कुंदन जी। चलिए ठीक है, सबको ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। एक अमन प्लेटफॉर्म खड़ा किए आप। अमन, हाँ चलो अच्छी बात है कि पानी से नहीं निकल पाए हो यार तुम।